अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं माई आप से शादी नहीं करूँगा। आप मना कर दें अब्बू को कि वो फुप्पो से बात ना करें। अनान बेबसी से बोला था। ये मंजर है अब्बासी हाउस के छोटे से लाउंज का, जहाँ दाईं तरफ की दीवार से सीढ़ियाँ थीं और सीढ़ियों से थोड़े फासले पर चॉकलेट करके 200 सेट तरतीब से रखे गए थे, जबकि दरमियान में शीशे का मेज़ था जिस पर एक छोटा सा गुलदान पड़ा था। बड़े सोफे के सामने बिल्कुल टीवी एक टेबल पर रखा हुआ था जिसका रिमोट गुलदान के साथ रखा हुआ था। सीढ़ियों के साथ एक डाइनिंग टेबल था जो किचन के दरवाजे से 4 कदम दूर था। बाईं तरफ 2 कमरे थे जिसमें से एक गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरा शफीक साहब और रुकैया बेगम का था। अनान और हारिब के कमरे सीढ़ियों के बिल्कुल सामने। रुकैया बेगम अनान को 2 दिन से माई से शादी के लिए मना रही थी, जिससे वो इनकार कर रहा था। आज भी यूनिवर्सिटी से घर आती रुकैया बेगम ने उसे लाउंज में अपने पास सोफे बिठा कर बनाने की कोशिश की तो वो हमेशा वाली गर्दान दौड़ाना शुरू हो गया। तुम्हारे तो अच्छे भी मानेंगे हराम निकम्मे इंसान। इससे पहले रुकैया बेगम को जवाब देती लाउंज में शफीक साहब दाखिल हुए और अनान को घूर कर बोले। अनान जो लाउंज में अपने कमरे के अपनी माँ के पास सो बैठे थे, अपने बाप की आवाज़ पर स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा होता हुआ था। शफीक साहब रुकैया बेगम के सामने वाले सोफे पर बैठ के थे, जबकि अनान बेचारगी का लिवादा ओढ़े अपनी माँ को देख रहा था, जो अपने शोहर के आने पर अब मुश्किल मुस्कुराहट रोक पाई थी, क्योंकि जानती थी कि वो अपने बाप से कितना डरता है और उनके सामने इनकार नहीं करेगा। अम्मी वो शिकवा करती निगाहों से धीमी आवाज़ बोला था ताकि उसकी आवाज़ उसके बाप के कानों तक ना पहुंच सके, लेकिन हायरी किस्मत, फिर भी बाप ने सुन लिया। क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है, इधर मुझसे बात करो तुम और मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों तुम इसी शादी से इनकार करे। आवाज़ से अंदाज में रायत की गुंजाइश नहीं करती। 20 साल अनान वो सऊर कर रह गया तो बिलाखिर हिम्मत करते हुए बोला, वो मुझसे 4 साल बड़ी, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है। वो बोलते हुए उसने हाथ की उंगली से बाकायदा इशारा भी अपने बाप के सामने किया, जैसे समझाना चाह रहे कितने साल होते हैं 4 साल। शफीक साहब की शान पर अनगिनत बलों ने अपना हक सिखाया। मैंने तेरी वो पिटाई करनी है कि दुनिया से मुँह छुपाएगा तू। 4 साल से क्या मतलब, वो 10 साल भी तुमसे बड़ी है, तुम्हें तुम्हारी शादी उससे करवा देता। मैं इस मुसीबत में अपनी बहन को तनहा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम। और वैसे भी माई तुम्हारे साथ खड़ी हो तो छोटी सी बच्ची लगती है। शफीक साहब ने हक़ुल मक़दूर अपनी लहज़ नरम रखने की कोशिश की थी। अब वो बच्ची ही तो नहीं ना, और वैसे भी मैं उन्हें बहनों की तरह मानता हूँ और मैं उन्हें आप ही कहता हूँ। उन्होंने इस बार नज़र झुका बोला तो वो जो भी था बाप के सामने इज़्ज़त और एहतराम का दामन थाम लेते थे। कल रात हम जा रहे हैं हलीमा घर, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना तुम्हारा, समझे तुम। और ये बहनों वाली दलील ना दो मेरे सामने, हो तुम्हारी बहन नहीं और रही इससे बोलने की बात तो आपसे तुम्हारे लिए वो आप ही नहीं है, समझे तुम। यार उतारो जूता, उसके बाद भी अगर इनकार तुम भी अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रुकैया बेगम ने मुस्कुरा कर उन्नान को देखा था, जो अपने बाप को देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, इसलिए मुझे बस जज्बाती तौर पर हिरासत करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मुझे कोई इतराज़ नहीं है रिश्ते से, लेकिन अगर बात में माई आप भी सॉरी मेरे माई को कोई शिकायत हुई तो मुझे मत कहिएगा। बिलाखिर वो हार मानते हुए अपने बाप की खूरियों पर सको अपनी माही को अपनी आप ही बोलने से गुरेज कर गया था और इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया था। कई बेगम मुस्कुरा कर वहाँ से उठी और अनान के पास अनान खफीस चेहरा मोड़ते, मेरे शहजादा बेटा, मैं जानती तुम बन जाओगे, माई ही इतनी प्यारी क्यों बोल कर गई। मैंने उसकी पेशानी पर बहुत जखफ की चंद पल में हवा आई थी। उसने मुस्कुरा कर अपनी माँ को गले लगाया। शफीक साहब ने सुकून जहाँ तक शफीक साहब को अनान के बेगम से इनके सामने प्यार करने से कितनी चढ़े से वो मासूम सा बदला ले रहा था। अगर बेटे से मोहब्बत का कोर्स मुकम्मल हो गया तो शोहर पर भी नजरें करम करने, भूख लगी है, मुझे खाना लगा दें। शफीक साहब उन दोनों को मसनूई खफकी से देख कर बोले थे। कोई बेगम ने मुस्कुरा कर उन्हें देख, खाना बन गया, मैं लगाती हूँ टेबल पर, तब तक हारिब भी आ जाएगा। ये बोलकर वो दाएं जाने में मौजूद किचन में चली गई थी और शफीक साहब ने लाउंज में मौजूद टीवी ऑन कर लिया था। अनान को शायद सूझी तो आगे बढ़ा और दबे कदमों से अपने बाप और सरगोशियाना लहजे में बोला, वैसे आपस की बात है शफीक साहब, आपकी बीवी है बड़ी खूबसूरत। अनान ये बोलकर भाग गया था क्योंकि शफीक साहब अब अपने दाएं पैर से जूते को आज़ाद कर रहे थे, जो यकीनन उसकी किस्मत में होने वाला था। लेकिन पर वो अपने बाप के इरादों पर पानी फेर गया था। घटिया इंसान मेरी बीवी को मेरे सामने प्यार जताता है। शफीक साहब बड़बड़ाते हुए टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। अब्बासी हाउस को जाफर अब्बासी ने बड़ी मेहनत से बनाया था। उनका लकड़ी का एक छोटा सा कारखाना था जहाँ स्पोर्ट्स का सामान तैयार होता। उनकी शादी उनकी चचाजाद अफीफा बेगम से हुई, जो उनके और उनके घर के लिए बाइस रहमत साबित हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटी शफीक और एक बेटी हलीमा से नवाजा। शफीक साहब शादी उन्होंने अपनी दोस्त बेटी रुकैया से की थी और जो एक मिलनसार और मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा था। खुशी को चंद दिन हुए थे जब जाफर साहब दिल के दौरे की वजह से चल अभी घर वालों के लिए ये सदमा था जब 5 महीनों बाद अफीफा बेगम की
खुशी को चंद दिन हुए थे जब जाफ़र साहब दिल के दौरे की वजह से जाल बसे। अभी घर वालों को ये सदमा ताज़ था जब 5 महीनों बाद अफीफ़ा बेगम की ब्लड कैंसर की वजह से वफ़ात हो गई। दोनों बहन भाई एक दूसरे की हिम्मत बने इस सदमे से निकले थे। शफीक साहब ने मेहनत करके अपने बाप कारोबार को बुलंदी तक पहुँचाया था और वो स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक थे। 3 साल बाद अल्लाह ने उनको दूसरे बेटे साज था। बड़ा बेटा अनान जो 20 साल का था और यूनिवर्सिटी में सेरे था, जबकि छोटा बेटा हारिफ जो 17 साल का था और कॉलेज में FSC प्री मेडिकल कर रहा था। बेटे जैसी नेमत से वह महरूम रह गए थे। हलीमा की शादी उन्होंने अपने चाचा ज़ाद भाई के बेटे से की जिसका नाम अब्बास आलम था। अब्बास ताल्लुक एक मतवास तबके से था। उनकी 2 बेटियाँ थीं। बड़ी मासा यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके अब इंटर्नशिप पर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती थी और खुशबूती से अनान अब्बासी की टीचर चौदह पर भी फाइज थी। छोटी बेटी नुमा आलम 15 साल की और 9वीं जमात की तालबा थी। सब गंज मोहब्बत बन नोक झोंक चलती रहती। 2 साल पहले नुमैर नामी इंसान से जिसके घर वाल काफ़ी लायक साबित हुए 15 दिन रह गए थे शादी में। जब उन्होंने अब्बास साहब से एक कार और जहेज़ का काफ़ी हंगामे के बाद बुला के शफीक साहब ने उनको रिश्ता ख़त्म करने का और उनके सामने अनान का रिश्ता रखा। जिससे पहले तो उन्होंने ऐसे एतराज़ किया मगर बाद में शफीक साहब से समझाने पर मान गए, क्योंकि अगर शादी अपने मुकर्रर वक्त पर ना होती तो अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के सामने सरेआम बेइज्जत हो जाती। शफीक साहब ने जब रुकैया बेगम से बात की उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उन्हें भी मासा बहुत अजीज़ थी। उन्हें एतराज़ था लेकिन उसे माई अच्छी भी लगती थी। वो नखरे करके बिलाखिर मान गया था। बदकिस्मत क्या रंग दिखाने वाली थी, उनको ये तो कोई नहीं जाता। लेकिन खुशियों ने एक बार फिर अब्बासी हाउस का दरवाज़ा खटकाया तो उन्होंने इसे तहे दिल से खुशामदीद किया था। मासा अभी यूनिवर्सिटी से वापस आकर अपने और नमा के मुश्तरका कमरे बेड पर जब हलीमा बेगम दाएं उसके पास बेड पर बैठे वो आँख को पर्दा है। हलीमा बेगम के पास बेड पर उसकी आँख खोल के बाल उतार कर देख सामने हलीमा बेगम मुस्कुराकर देखते मासा ने हैरत से अपनी माँ को देखा था, क्योंकि उसकी मंगनी टूटने के बाद उसकी माँ की मुस्कुराहट जैसे खो सी गई थी। वो लेटे से उठ बैठी और अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने, अम्मी खैरियत है, आज आपको अपने लब मुस्कुराना सिखा रही है। मासा ने मुस्कुराकर उनके दोनों हाथ पकड़कर शरारत सिखा तो हलीमा बेगम ने उसे मसनूई खफ की ज़रूरत था। बात ही कुछ ऐसी है, मेरी माँ का नसीब इतना अच्छा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। माँ तलखी से मुस्कुराते हुए अपनी माँ से जवाब बोली, हाँ अम्मी, अगर इतनी मैं खुश नसीब होती तो यूँ बेमोल न होती दुनिया की नज़र में। खैर नसीब से क्या शिकवा कर सकती हूँ, अल्लाह ने बनाया उसे यकीनन जो हुआ है मेरे हक़ में बेहतरीन हुआ है। मनफी और मुस्बत दोनों पहलू उसकी बातों में बेअख्लाक पाए जाते थे। उसकी माँ ने उसे और देखकर गंदमी रंगा काले सिर की बाल जिस टुटियाँ बनी हुई थी, लंबी दराज खमदार पल के काली आँखें जहाँ सबसे वीरान चमक तो जैसे खो सी गई थी। उनकी बारीक से हल्के गुलाबी होंठ मुस्कुराना भूल के दाएं गाल पर पड़ता डिम्पल थी कि नैन नक्श पतली सी नाक अर्ज वो किसी को भी अपनी तरफ मतवजा करने खास हलीमा बेगम मुस्कुराते उठे उसकी पेशानी पर बोझ दिया। पूछो कि तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हारे तो असल सौदार मुझे ममता के अदब पर फाइज किया। खैर मुझे बातों मत कहो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हलीमा बेगम ने उसके दाएं गाल पर अपना हाथ रखा तो सवालिया नज़र से उन्हें देखने लगी। तुम्हारे मामूर तुम्हारे अबू चाहते हैं तुम्हारी शादी इस तारीख पर जिस पर तय हुई थी तुम्हारी शादी होगी आप की। इससे पहले हलीमा बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कमरे में थी। नमा ने उसकी आखिरी बात सुन ली और बिला तरद्दुद उसने अपनी ज़ुबान के तैयार से उनकी बात बेदर्दी काटा था। हलीमा और बात दोनों ने उसे बुरा मुस्कुरा बेड पर उनके पास बैठ गई। अपने लबों पर दाएं हाथ की शहादत तुम दोनों को देख गोए यकीन दिलाती आप नहीं बोलेगी। हलीमा बेगम से अपने तमाम तवज्जो एक बार फिर मासा की तरफ कि बेटा तुम्हारे शफीक मामू तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं, मतलब ये कि उन्होंने अनु के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है जिस पर तुम्हारे अब्बू ने हामी भर ली है। आज रात बस वो एक रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं और शदीद बेयकीनी और सदमे की अपने उसके लहू से बस यही नहीं जब पास बैठी माँ के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। उसे अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी और ये आज तक माँ की हर छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता है। वो अलग बात है बेचारा कर नहीं पाता। तुम्हें कोई इतराज़ है भाई? मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, आप बस मामू कहाँ बोल दे। कितना मज़ा है जब अनान भाई हमारे गाया कर मैं उसको जो रेब का नाम जुर्मान ने रखा था कि शिकायतें लगाओगे और फिर उसको उठाई उनसे आए कितना मज़ा आएगा। हलीमा बेगम ने बाकायदा सर पीट लिया था माँ की चलती ज़बान पर। जब माँ सभी भी यकीनी से उन्हें देख रही थी उन्हें अम्मी अगर तुम बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हलीमा बेगम इस बार लहजा काफ़ी सख्त हो गया। तुम्हारे मुँह सोर कर उनको देखा और बेड से उठकर कमरे के दरवाजे की जाने बड़ी सफल को पलट कर हलीमा बेगम ने वहीं से अपना जूता लेकर उसका निशानाबाद जुर्मान दरवाज़ा जल्दी से खोल कर बाइक जाने पाकर कि अम्मी आप जानती है वो बदतमीज़ मुझे एक आँख नहीं भाता और यूनिवर्सिटी में लग परेशान में जो आप सारी ज़िंदगी के लिए सर पर बिठा लूँगा सुल्तान पीसे थे जैसे दान गर्दन हो ही वो बस तुम्हें तंग करता है, वरना उस जैसा प्यारा बच्चा तुम्हारे सारे ख़ानदान में कहीं नहीं है। खैर मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे फैसला बताने दिया। आप हमारी इज़्ज़त तुम्हारा इनकार और इकरार पर मुझसे हलीमा बेगम की आखिरी बात
पर उसने उन्हें आंखें छोटी कर दी जैसे कह रही क्या ये मुझे ब्लैकमेलिंग नहीं। हलीमा में मुश्किल मुस्कुराहट को लबों से ज़ोर से दबा कर रोका था। मैं मुझे इस फैसले से कोई इतराज़ नहीं है। नुमैर की दफ़ा भी मैंने इनके फैसले की पासदारी खुद पर फ़र्ज समझी और आप भी वैसे हो, लेकिन अम्मी आप खुद में विचार से मुझसे छोटा और मुझे आप ही कहते क्या ये उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। बाद हलीमा बेगम ने मुस्कुराहट को लबों से आज़ाद किया, जितनी तुम पतली हो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो तो तुमसे 4 साल बड़ा और है ही। आप ही की बात हो, तुम कौन सा उसकी सगी बहन हो। अब ये सर था पैर के बगैर जो वजूहात है इनका सब पीछे छोड़ो और रात को अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारे मामू की सारी फैमिली हमारे घर है और हमारी ये कोशिश है कि रमज़ान पर तुम दोनों शादी हो जाए। हलीमा बेगम जी बोल जगह से उठकर पलटी और कमरे से मैंने अम्मा से हैरत से उनकी पूछ देगा जी सच तो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन अनान को अपनी ज़िंदगी के सफ़र में हमरा ही कभी नहीं चाहती थी। इस अनु का दिमाग में ठिकाने लगा तो इस हिम्मत कैसे मुझसे शादी की हाँ कहने वहाँ से ड्रेस टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठाकर उसका नंबर मोबाइल तो जल्दी कान वो उठाने कब तक भागोगे नालायक इंसान हो तुम, आज घर तो आओगे फिर देखती हूँ मैं तुम्हें। गोल कमरे में मौजूद वाशरूम की तरफ चली गई। सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहने बालों को जेल से सेट किए हर सुबह खेलते हुए अपने घर के वालों के साथ हलीमा बेगम घर दाखिल चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी लबों मुस्कुरा एक अनजानी खुशी के साथ खुद को महसूस करके वो लाइन पर मौजूद सिंगल सोफ बैठ गया। दिल में बेसाख्त हमारी को देखने की ख्वाहिश जागी थी। उस ख्वाहिश को पूरा करने जब उसने कहा फिर मायूसी हुई क्योंकि वो नहीं तैयार है। उसके गौर से मुलाजा करते हैं भाई माँ आप ही कमरे में आ रहे मुस्कुराहट लगे अनान सर को अनान अपनी चोरी पकड़ी जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय जो बजाय तो दूसरे सोफ पर, लेकिन अनान काफ़ी करीब था अपनी इज्जत को सरे आम नीलाम ना करवा लेना। मुझसे बड़े भाई और रोज़ झाड़ना फर्ज समझे तो उसने में 32 दांतों की नुमाइश करते हुए डीटो की तरह हंसती है। तो इस पहले अनान को सलाम लेने की आवाज़ पर रुख मोड़ कर उसे देखने लग हल्के लेमन कलर की फ्रॉक खुद पहने दुपट्टे को सर पर अच्छी तरह से ओढ़े मेकअप से पाक चल रही है। वो सादगी में भी अनान दरवाजे पर दस्तक दे गई थी। भाई मुंह बंद कर यही हुई माँ आप जो आपकी टीचर भी है। हारिब ने एक फिर अनान को देखकर धीमी और जब मायसा को नज़रों के साथ मिली तो अनान से घूर कर निगाहों का रुख बदला था जो उससे मुश्किल काम ज़रूर लगे लेकिन नामुमकिन। अस्सलाम वालेकुम माँ आप कैसी हैं। हारिब ने बुलंद आवाज़ में मायसा मुखातिब जो अपने मामूल मानी के दरमियान बैठी मुस्कुराई वालेकुम सलाम रब तो तुम कैसे। अनान को मौजूदगी से सीने से अंदाज करते हुए हारिब से बोलती अभी तक तो ठीक नहीं हूँ लेकिन आपके आने से बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। सोमानी बादल नान और माँ से बेवक्त एक दूसरे को देखकर एक की निगाह सरापा सवाल थी। तुम काफ़ी क्या खूब नाराज़गी थी। मासन शिकायती नजर से देखकर रुख मोड़े नमी कहाँ है। हलीमा रुकैया बेगम ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हुई लाश में लकड़ी की पर विराजमान हलीमा से पूछा था। इससे पहले हलीमा बेगम को जवाब माँ किचन से निकली और सब सलाम कर सब सामने मशरूब और शफीक साहब और कई बेगम सब बाकायदा गले मिली थी जबकि नान मुस्कुरा सर पर हाथ रखा जबकि आरफ तो उसे देखकर मुँह सोते हुए मोड़ खजूर मुझे नज़रअंदाज किए ना बताती तुम्हें नमा दिल में सोचती हूँ आगे बड़े मुश्किल एक गिलास उठाए जान पूछी किस तरह मशरूब गिलास हारिफ कपड़ों से नाराज कर ध्यान से अनार मासे के बाद बैठ कर जबकि हारे से शलवार कमीज दे रहा नुमा मौसमी के बाद और इसे बात करने आई से सॉरी रबी पता नहीं कैसे मेरा पाँव मुड़ा और मशरूब तो लहजे में साथ चाकर पैदा नहीं कर रहा। आँखों में शरात मौजूद शायद स्कूल पर लाउंज मौजूद वाशरूम में खाना लगाती हूँ ऐसा ये बोलकर अपनी जगह से उठकर किचन चली गई जबकि नुमा अनान बातों में सूखी गाजर आप तो देख मैं तेरा क्या हाल करता था। वो नुमा को वार्निंग देने वाले अंदाज में से बड़बड़ाया। खाने से फारिग होकर रुकैया बेगम ने आंसू के घंटू में जब शफीक साहब ने उसे 5000 के 4 नोट दिए आँखें लम्बे में नम हुई थी लबों पर कपड़ हलीमा में सब एहसास मिलेगा उसे चुप करवाने की कोशिश की। मैं अपने ज़ब्त का दामन छोड़ गई थी फिर रुकैया बेगम ने दोनों चुप करवाया था। लड़कियों के नासों की मशहूर बेचारे उम्र भुगतते हैं। अनान बड़बड़ाया था। आरिफ ने मुश्किल मुस्कुराहट को लबों को आपस में पैस करके 3 घंटे वहाँ रुकने के बाद वो वापसी के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान मासा कबील भी अनान से बात करें सुबह यूनिवर्सिटी में बात करें खड़ी पर वक्त देखती वो खौफ के शिकार के भी है उसके लेक्चर का बहरहाल कि वो उठी और 5 और अपने डिपार्टमेंट से बीबी एक डिपार्टमेंट की तरफ गई जहाँ 5वें सेमेस्टर की क्लास में इसका मशियात का लेक्चर था। क्लास में दाखिल हुई तो सब स्टूडेंट ने एहतराम खड़े होकर इस्तकबाल नानाबाज जब दादू की तरफ बरजमान मासा को तासरियत देख रहा था। मासा पहचान बैग तो 2-3 बलों से अपनी जगह में उपचाने के बावजूद भी अपना लाइन मिस्टर नाना अब्बासी स्टैंड अप उसके बाद में उसका गुस्सा को महसूस कर लेकिन कोई नहीं जानता कि उसको कैसा लगे उसकी आंखों में फंकी असरात हुए मतलब सातों से मासा कैसे तारा मुखातिब करना पसंद नहीं आता बल्कि तमाम स्टूडेंट का सरानान के फिर 1.5 घंटे क्लच में नान खड़ी रहा और सरान मासा गलती से भी उसे देखने की कोशिश नहीं की क्योंकि जानती थी कि उसका सवाने से पर लेक्चर एक बाई को टाट दिया जब किसी ने उसका हाथ पकड़ कर सीढ़ी जाने खींचने मुकाबले उसे लगभग बाहर उसकी लग होता था। मासा खौफ से बंच अनान खुशी से जहाँ दुनिया भर के उसके दाएं बाजू कमर के पीछे मोड़कर उस लगभग बढ़ाते ही दीवार पर टिका गया और उसके चेहरे में छूट खो सका हंसा एक लम्बे खत्म हो जब मासा की मौसमी उसके चेहरे पर सरेआम रक्स कर देखा था। क्यों मुझ पर गुस्सा निकाला आपने लहजे में नरमी खुद ब खुद होता है। मासा ने पलकों पर दिखा कदमी रंगन गहरी बुरी आंखें गुरु
नाक हल्की सी दाढ़ी, लबों पर मुस्कुराहट की तपिश, काबुल को टिकटिकी बांधने पर देख रही थी। आपका होने वाले शोहर में घर पर होने वाली मिसेज, यहाँ आपका स्टूडेंट जो आप अपनी सलाह की वजह खड़ा है। मासा ने ज़बूरा और दांत पिसते हुए से गोया शादी के लिए इकरार क्यों की तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ? कल को पछताने से बेहतर है तुम आज ही इस किस्से को ख़त्म कर दो। नाम उसका क्यों ख़त्म कर दो? बहुत से लोग हैं जिनकी बीवी को मर जाती, मैं कौन सा अनोखा काम करने वाला हूँ? इससे महज कोई मोहब्बत का मामला है तो बता दे, वरना दूसरी सूरत में आपकी शादी से मुझसे होगी। वो सर अंदाज बोलते मासा को जलते बेयकीनी से देखा था। तुम जानते हो हमारी इज्जत हम दोनों की नहीं, हमसे जुड़े बाकी रिश्तों को तबाह कर दे। और रही मोहब्बत की बात तो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उतना चाहिए तो तुम अब दूर हटो। में जाना मासा ने इत्मीनान, लेकिन तुम नाम ना मांगो कि दंदला मुकाबले से छुपी ना रह सकी। वादा करें रोएंगी नहीं, फिर जाने दूंगा। अनान ने अपना दायां हाथ उसके सामने फैलाया तो मासा ने ज़बूरा दांत पे, मुझे जाने दो अनान, वरना मैं मामूस तुम्हारी शिकायत करूँ। जान छोड़े, आपकी ख्याल रखिए कि इस बार बर्दाश्त किया, आपकी अगली बार नहीं करूँगी। मुस्कुराते लहजे बोलकर उसके बालों जो इस बार निकला था उसको चाय से ढालने लगा तो मासूम बर्बाद को हाथ चक्का, उसका इरादा नाकाम नहीं। मुस्कुराते हुए पीछे एडवांस चला गया। मासूम जल्दी से अपने बालों को फट्टे के अंदर की कवर किया, खुद को कंपोज करते हुए वहाँ से अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले गया। नान खा रहा है तो सामने लाउंज में हारिब सोफे पर लेटा टीवी देगा उसके ऊपर फेंका और खुद दूसरे सोफे पर बैठ के हारिब नान घुटते उठे। भाई मैं अब्बू से शिकायत करूँगा आपकी। हारिब बैग को दूसरे सोफे पर रखते हुए मसनूई खौफकी से बोला, बस बस अब्बू के नाम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं नहीं ला रहा आपके लिए पानी। हारिब बोला तो अनान ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। वो जो हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब, उनकी बेटी आप ही कल बाइक पे ठाक तुमने सारे शहर के सर ने भी कितना वाल के अनान दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से हारिब के चेहरे को देखकर बोला, जो समझे भाई झूठ की इंतहा है। वैसे मैंने कब किसी को अपनी बात किया? फिर अनान अपने क्या कर बैठा तो जानता है तेरे भाई कमीनीपन की डिग्री का कोर्स है साबित करना कौन सा मुझे काम फोटोशॉप किस मार की दुआ है। अनान की बहुत ऐसी स्क्रीन जिसमें बाइक पर वाकई एक लड़की साथ बैठा काफ़ी गौर करने को मालूम था। वो नकली तस्वीर मैं जानता हूँ, ये सराग लोग मैंने आपको सेंड किया ना बना कर, लेकिन मैं अब ये नकली है।